हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको जीएस में पहलवान। तो आज की इस क्लास में आपके लिए हम लेकर के आए हुए हैं जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपके हम मोस्टली क्वेश्चंस हिस्ट्री से संबंधित डिस्कस करने वाले हैं। तो हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम डिस्कस करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। ओके, तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आपके चैनल का पहला क्वेश्चन। जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। चलिए, तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वृष्ण कहाँ के लोगों को कहा जाता था। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पढ़िए जो आपने कभी देखे भी ना हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो कभी देखे ही नहीं गए हों। सही बात है ना, बराबर, बिल्कुल। चलिए, तो साथियों कमेंट करिए कि वृष्ण कहाँ के लोगों को कहा जाता था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, द्वारिका। क्लियर? जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, द्वारिका, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मोहर में पशुपतिनाथ में निम्न गुण हैं। तो बताइए कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ जी की मुद्रा थी, इसमें मोहर थी, उसमें पशुपतिनाथ जी के कौन से गुण पाए गए हैं। ऑप्शन है आपके हठ योग की मुद्रा में, जानवरों से घिरे हुए, कमल पर बैठे हुए। ये तीन आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इनमें से कौन कौन सी मुद्राएं उस पे अंकित हैं, बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन बी, केवल एक और दो, तो इसमें देखिए हठ योग की मुद्रा में और जानवरों से घिरी हुई मुद्रा में वो बैठे हुए हैं। ओके, तो ऐसे में साथियों जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है, कर्मकांडी नीतिसार की रचना किस काल में हुई। तो मेरे वीरों, मेरे शेरों, क्या आप जानते हैं कि कर्मकांडी नीतिसार की रचना किस काल में हुई। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, कलचुरी वंश या नंद वंश। वेरी गुड। इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है। तो कर्मकांडी नीतिसार की रचना गुप्त वंश में हुई थी। वेरी गुड। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि तमिल साहित्य का पिता किसे कहा जाता है। बताइए फ्रेंड्स कि तमिल साहित्य का पिता किसको बोलते हैं। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, नक्कीकर, अगस्त्य, इलारा या चिंतामणि। मेरे दोस्तों बताइए। तो वेरी गुड, आपके इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। तमिल साहित्य का पिता अगस्त्य को कहा जाता है। क्लियर? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीन बंगन। बताइए, बहुत आसान प्रश्न ये तो आ गया आपके सामने, फटाफट से उड़ा दीजिए क्वेश्चन को जब आसान है। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, तोरमाड़ किस जाति का राजा था। साथियों बताइए, क्या आप जानते हैं, मेरे वीरों, शेरों, शेरनियों, क्या जानते हो आप लोग तोरमाड़ किस जाति का राजा था। तो वेरी गुड। इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, हूण, बिल्कुल सही आंसर है। तो तोरमाड़ हूण जाति का राजा था। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस चालुक्य राजा ने वेंगी में राजधानी बनाई। बताइए, ऑप्शंस दिए गए आपको, विष्णुवर्धन, पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन प्रथम या यशोवर्मन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, विष्णुवर्धन। क्लियर? तो किस चालुक्य राजा ने वेंगी में राजधानी बनाई थी। तो विष्णुवर्धन ने। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अशोक, बृहद्रथ, संप्रति या इनमें से कोई नहीं। बताइए कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। वेरी इजी क्वेश्चन। तो कौन था? बृहद्रथ। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बृहद्रथ अंतिम मौर्य राजा था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था और उसके बाद में शुंग वंश की स्थापना हुई थी। समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन पुरा पाषाण यानी कि पुराने पत्थर लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो कौन से जो है
निम्न में से कौन पुरापाषाण लोगों का मुख्य व्यवसाय था? बताइए। तो पुरापाषाण जो लोग थे, इनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, शिकार करना। चलिए देखते हैं इस क्लास के साथियों अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपके लिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा युग या समुदाय जोरवे संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है? तो जोरवे संस्कृति का प्रतिनिधित्व कौन करता है बताइए? वैदिक युग, ताम्रपाषाण काल, पुरापाषाण काल या वैदिक काल? चलिए, तो आपके इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ताम्रपाषाण काल। ओके, तो फ्रेंड्स क्या है? ताम्रपाषाण काल। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे तो ऋषभदेव, महावीर, नेमिनाथ या संभवनाथ? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे बताइए? चलिए इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, वेरी गुड, ऋषभदेव। ओके, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे साथियों, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो साथियों बहुत आसान प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा हमारा साथी ऐसा है, कौन सा हमारा शेर है जो सबसे पहले इसका आंसर करेगा? आप लोग क्लास को शेयर करिए। ठीक है, ये आपके लिए पहला लाइव टेस्ट हम लेकर के आए हैं इस चैनल पे। इससे पहले हमने आपके लिए टॉपिक वाइज क्लासेस कराई है और आगे भी आपको हर क्लास टॉपिक वाइज ही मिलेगी। और आज तो हम ऐसे रैंडमली क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए। ठीक है, लेकिन वो ऐसा क्यों लेकर के आए हैं? जो छोटे मोटे क्वेश्चन, मैंने कहा है ना आपसे कि जो छोटे मोटे क्वेश्चन आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ये तो आसान क्वेश्चन था, आपने पढ़ाया ही नहीं, तो वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि सर छोटा क्वेश्चन था, आपने पढ़ाया भी नहीं और ये आ गया। क्यों आ गया, क्यों नहीं पढ़ाया हमने? ठीक है, ऐसा हम आपके मुंह से सुनना ही नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि हम काम ही ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का नास्तिक शिलालेख किसने लिखा? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमी, सातकर्णी द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? बताइए। इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है, गौतमी। ओके, तो डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सा हमारा पहलवान इसका आंसर करेगा? बताइए। तो कन्नगी मंदिर किस राजा ने बनवाया? बताइए। तो फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि कन्नगी मंदिर किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन है आपके एलरा, करिकाल, सेंगुट्टवन या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों साथियों बताइए, फटाफट से आंसर करते रहिए, क्लास को शेयर करिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्लास को शेयर करिए भाई, क्लास में बच्चे जोड़िए। ठीक है, और फिर उनमें कंपटीशन करिए। मान लीजिए अगर क्लास को आप लोग शेयर करेंगे और उनमें से कोई एक एक बच्चा, जैसे आप लोग जिस समय इतने लोग लाइव हैं, इतने में से जितने भी लोग क्लास शेयर करेंगे और सबके शेयर करने से अगर एक बच्चा भी कंपटीशन वाला आपके आ गया, सोचिए क्लास में कितना मजा आएगा। आप उससे पहले आंसर करने की कोशिश करेंगे, वो आपसे पहले कर देगा। ठीक है, कहीं आप पहले कर देंगे, वो आप बाद में कर पाएगा। ऐसे कंपटीशन करिए। ठीक है भाई, क्लास ऑनलाइन चल रही है तो कंपटीशन भी ऑनलाइन होना चाहिए ना। चलिए, तो कन्नगी मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो कन्नगी मंदिर सेंगुट्टुवन ने बनवाया था। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद के देवताओं में तूफान के देवता कौन थे? लो, तूफान के देवता कौन थे बताइए? मारुत थे। इंद्रदेव मत करिएगा, ठीक है, इंद्रदेव नहीं। ऋग्वेद में देवताओं में तूफान के देवता मारुत जी थे। ओके, इंद्रदेव किसके? बारिश के थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कौन से ऋग्वैदिक कालीन देवता सर्वमत से चुने जाते थे? बताइए। तो कौन से ऐसे ऋग्कालीन देवता थे जो कि सर्वमत से चुने जाते थे? इंद्र, वरुण, प्रजापति या अग्नि? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, प्रजापति। क्लियर? ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि श्रीलंका की पुस्तक महावंश के अनुसार किसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया? चलिए बताइए। तो ऑप्शन है आपके मोगलीपुत्र, तिस्क, तिरस, नेक्स्ट ऑप्शन तिवरा, करुवकी या निग्रोध?
वेरी गुड। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स अगर आपने चुना है अपना आंसर ऑप्शन डी, तो ये सही आंसर है आपके लिए। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, इंडिका का लेखक था तो हेनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान या डेमोट्रस। बताइए कि इंडिका का लेखक कौन था। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो इंडिका मुद्रा, अच्छा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ना, अब मैंने कहा ना आसान क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने देंगे आपको। ठीक है, तो इंडिका का लेखक कौन था, मेगास्थनीज। इसके बाद मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, विशाख दत्त। ये क्वेश्चन सिंपल से पढ़ाए देंगे आपको, परेशान मत हुई, ऐसे पढ़ाते रहेंगे आपको, इसीलिए क्लास लेकर के आए हुए हैं, वरना हमेशा आपके लिए टॉपिक लेकर के आते हैं। और हाँ, अगर आप, मैं अभी से बता रहा हूँ आपको, अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, भर डालिए, 50 बार कमेंट करिएगा जब कभी क्लास आपकी खत्म हो जाए, ये टॉपिक। और अगर आपको टॉपिक ना मिले तब आप हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक हैं तो नागनाद, रत्नावली, प्रियदर्शिका या उपर्युक्त सभी। बताइए। देखिए नागनाथ, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये सभी हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक हैं। क्लियर? तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था। बताइए। तो सन्निधात्री, प्रदेष्ठ, सहारता या सेनापति। तो मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था। बताइए। वेरी गुड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना हुआ है तो ये बिल्कुल सही आंसर है, सहारता। ओके, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन कौन सा है। तो क्वेश्चन जो आसान बचते हैं ज्योग्राफी वाले वो भी डिस्कस किए ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन कौन सा है, सुंदरवन, पिछवारम, भीतरकनिका या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन जो है ये कौन सा है, सुंदरवन है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुंदरवन। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस यूरोपियन यूनियन के देश में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है। आप बताइए कि कौन सा यूरोपियन ऐसा देश है, यूरोपियन देश कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। बताइए। पोलैंड, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन ए, पोलैंड, बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। चलिए मेरे शेरों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सैरंधारी वनम किसे कहा जाता है। देखते भाई कौन बता पाएगा इसको, किसमें है दम जो इसका आंसर सबसे पहले करेगा। तो सैरंधारी वनम किसे कहते हैं बताइए। ऑप्शन है आपके, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट करें फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान को सैरंधारी वनम के नाम से हम जानते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में। बताइए, कभी आपने सुना है बताइए। तो जिन भी बच्चों ने नाम सुना है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान का जरा एक बार यस कमेंट करें, देखते हैं। बताइए फटाफट से, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। ऑप्शंस दिए गए, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या पंजाब। तो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, याद रखना है। ओके, चलिए
हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? देखिए आसान क्वेश्चन पढ़ा दिया ना, मैं बोलता हूँ भाई कुछ नहीं रहने दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ने दूंगा आपको। ठीक है, बताइए मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। वेरी इजी, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान हमारा असम में है। ओके, चलिए हम देखते हैं साथियों इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है आपको, कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ी सतत जैव ईंधन अर्थव्यवस्था है? बताइए साथियों कि कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ी सतत जैव ईंधन अर्थव्यवस्था है? आपके ऑप्शंस हैं मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील या चीन। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन सी ब्राजील, बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, चलिए ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खरमोर क्या है? बताइए फ्रेंड्स, खरमोर क्या है? एक जानवर, एक पक्षी, एक कीट या एक तितली? खरमोर क्या है बताइए। वेरी गुड, तो खरमोर क्या है? तो खरमोर जो है याद रखना है फ्रेंड्स आपको, एक पक्षी है। ओके, क्या है? एक पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक पक्षी अभ्यारण्य है? तो बताइए फ्रेंड इनमें से कौन सा एक पक्षी अभ्यारण्य है? आपके ऑप्शन है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, केवल देव नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या इनमें से कोई नहीं। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए सुल्तानपुर नेशनल पार्क, बिल्कुल सही आंसर है आपका। सुल्तानपुर नेशनल पार्क एक पक्षी अभ्यारण्य है। इनमें से वे मेरे दोस्तों, मेरे शेरों शेरनियों, क्या याद रखना है आपको, ठीक है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क एक पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए दिल्ली। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है फ्रेंड्स, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न दिन में से कौन सा मनाया जाता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस या इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है विश्व ओजोन दिवस। ओके, कौन सा दिन मनाते हैं फ्रेंड्स? तो विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि जल उपयोग क्षमता की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन है आपके, वर्षा जल के समुचित प्रबंधन द्वारा भूजल स्तर को बढ़ाना, अधिकतम फसल क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं को बनाना, वाष्पीकरण और अपवाह या उपसतह जल निकासी से पानी बचाना, या पानी के प्रयोजनों के लिए पानी के निकास को स्वच्छ और प्रयोग करने योग्य बनाना। बताइए साथियों कि जल उपयोग दक्षता की सही परिभाषा इनमें से क्या होगी? देखिए, वाष्पीकरण और अपवाह या उपसतह जल निकासी से पानी बचाना। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं आसान सा। बताइए बुढ़ा नाला किस नदी को प्रदूषित करता है? लो, नाला भी बुढ़ा हो गया। चलिए भाई, तो बुढ़ा नाला किस नदी को प्रदूषित करता है? बताइए। गंगा, जमुना, सतलज, व्यास। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतलज। क्लियर, सतलज। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन है, इनमें से कौन सा कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, स्वस्थ विकास और जलवायु पर एशिया प्रशांत भागीदारी, ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन, या बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। बताइए
तो इनमें से कौन सा कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन यह एक कानूनी बाध्यकारी सम्मेलन है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। अगला प्रश्न, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वेरी गुड क्वेश्चन, बताइए। तो अंतरराष्ट्रीय वित्त, जैव विविधता, ओजोन संरक्षण या पर्यावरण प्रदूषण। तो नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन संरक्षण से। ओके, सॉरी, यस, ऑप्शन सी, ओजोन संरक्षण। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए कि ग्रीन हाउस प्रभाव पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी और शरीर को ठंडा करता है। नेक्स्ट ऑप्शन, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर देखी जाने वाली घटना नहीं है। अगला कथन दिया गया है कि एंटी ग्रीन हाउस प्रभाव इंफ्रालाल तरंगों के लिए ग्रह शरीर के वायुमंडल की अस्पष्टता के कारण है। अब इनमें से कौन सा कथन सही है ये आप बताइए। कुछ समय देते हैं आपको, भाई देख लीजिए फटाफट से। पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी और शरीर को ठंडा करता है और ये पृथ्वी पर देखी जाने वाली घटना नहीं है। तो कौन सी घटना पृथ्वी पर देखी जाने वाली घटना नहीं है? तो ग्रीन हाउस घटना। ग्रीन हाउस घटना याद रखना है। ओके, चलिए, ग्रीन हाउस घटना याद रखना। ओके, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संधि के कार्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार नेशनल कम्युनिकेशन का प्रकाशन करती है, यानी कि नेटकॉम। चलिए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। चलिए भाई, तो एलपीजी, सीएनजी, शॉले गैस, तीन आपको गैसेस दे दी गई हैं। अब बताइए कि मीथेन किस गैस का मुख्य यौगिक है, बताइए। तो मीथेन एलपीजी, सीएनजी और शॉले गैस में से किन का एक प्रमुख यौगिक है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कूनो पॉपुलर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। कूनो पॉपुलर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में, साथियों बताइए, बताना है आपको, बताइए। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो कूनो पॉपुलर वन्यजीव अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किन तीन प्रदेशों में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन सा होता है? तो किसी सिटी में जो है, किसी भी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? मेयर, चेयरमैन, शेरिफ या विधानसभा सदस्य। और ये क्वेश्चन आपको आपके हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं। तो चेयरमैन, मेयर, इनमें से शहर का पहला नागरिक कौन सा होता है? जैसे भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऐसे शहर का पहला नागरिक कौन सा होता है, ये बताना है आपको होमवर्क में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। चलिए, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब इनमें से आपको ये बताना है कि लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है, बताइए फ्रेंड्स। देखिए, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, तो इन सब में जो है लैंगिक समानता का सिद्धांत शामिल है। ओके, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? चलिए, सुप्रीम कोर्ट के सर्किट बेंच इनमें से कहीं नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को डैश भी कहा जाता है। देखते हैं कौन बता पाएगा। आसान प्रश्न है, पूछा बहुत बार गया है। तो भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को क्या कहा जाता है? उत्तरी ब्लॉक कहते हैं। ओके, उत्तरी ब्लॉक कहते हैं। उत्तरी ब्लॉक का संबंध किससे पूछ ले? तो भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर से। ओके, चलिए अगला प्रश्न, यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा, बताइए।
चलिए, तो चुनाव के दौरान अगर प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाएगी तो इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, कि अंडमान और निकोबार संशोधन अधिनियम या विनिमयन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा बताइए। तो आदिवासी जनजातियों का संरक्षण है जो संशोधन विनियमन 2012 है, ये किनकी रक्षा करेगा बताइए। तो ये जरवास नामक जनजातियों इसकी रक्षा करेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन राज्य में विधान परिषद है बताइए। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। तो इनमें से किन में विधान परिषद है बताइए। 1 2 3 4 चारों में है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं। तो लोकसभा की सबसे अधिक सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के किस प्रदेश में आरक्षित है बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में है। क्लियर। चलिए, सबसे ज्यादा जनजातियां भी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा बाघ भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इसको बाघ राज्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए बताइए। प्रश्न में पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक का कार्य करना चाहिए, आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। क्लियर, 10 वर्ष। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास में हमने 50 क्वेश्चन लिए थे पूरे हुए हैं। आशा करेंगे आप सबको क्लास के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, सब लोग फ्रेंड्स क्लास को अपने शेयर कर दीजिए फटाफट से। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।